आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने संधि या नोट बिंदु तक पढ़ लिया था। संधि की परिभाषा या नोट बिंदु की परिभाषा के बाद में आगे हम पढ़ेंगे द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। अगली हेडिंग लगाइए, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें धारा की दिशा बदलने पर भी उनकी प्रतिबाधा वही बनी रहे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। नोट करें, ऐसी प्रतिबाधाएं, प्रतिबाधा से तात्पर्य है किसी प्रकार का अवरोध या रुकावट। ऐसी प्रतिबाधाएं जिसमें धारा की दिशा बदलने पर भी उनकी प्रतिबाधा वही बनी रहे। जैसे प्रतिरोध है, उदाहरण भी नोट करें। एक तो प्रतिरोध है, एसी संधारित्र, एक्वायर्ड करंट संधारित्र। प्रेरकत्व, आदि। पीएन संधि डायोड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, नोट करें, अलग से नोट करें। पीएन संधि डायोड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है, अलग से नोट करें। पीएन संधि डायोड द्विपार्श्विक प्रतिबाधा नहीं है। पीएन संधि डायोड में धारा की दिशा बदलने पर प्रतिबाधा भी बदल जाती है। रेखिक प्रतिबाधाएं अगला टॉपिक है, हेडिंग लगाइए, रेखिक प्रतिबाधाएं। यदि किसी प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखिक प्रतिबाधा कहते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम एक लाइन में कहें V समानुपाती I का पालन ना करें, ओम के नियम का पालन ना करें, रेखिक प्रतिबाधाएं। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त नहीं हो, के बीच खींचा गया ग्राफ
सरल रेखा प्राप्त नहीं हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रैखिक प्रतिबाधा कहते हैं। एग्जाम्पल भी नोट करेंगे, जैसे R, L, धारिता C देखिए अर्धचालक डायोड, अलग से नोट करें पॉइंट, अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड की प्रतिबाधा रैखिक प्रतिबाधा नहीं है। रैखिक प्रतिबाधा नहीं है क्योंकि ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है, प्राप्त हो, नहीं काटे, प्राप्त हो, यह रैखिक प्रतिबाधा नहीं है। इसके बीच में प्राप्त ग्राफ क्या होता है? ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। R प्रतिरोध, L प्रेरकत्व, C कैपेसिटर यानी संधारित्र आदि सब क्या है? रैखिक प्रतिबाधाएं हैं। अर्धचालक डायोड रैखिक प्रतिबाधा नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण नियम किरचॉफ ने दिए थे। नोट करें, किरचॉफ के नियम हेडिंग लगाइए। सर्किट एनालिसिस से संबंधित किरचॉफ ने दो नियम थे। पहला नियम दिया था किरचॉफ ने दिया था धारा का नियम, जिसे हम किरचॉफ लॉ ऑफ करंट भी कहते हैं, KCL यानी किरचॉफ का धारा का नियम। इस नियम का दूसरा नाम भी है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। देखिए
हम पहले से ही जानते हैं, परिपथ में धारा अदिश राशि होती है, अतः किसी दिए गए संधि बिंदु पर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को हम ऋणात्मक लिया जाए तो किसी भी नोड पर या किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का सदिश योग हमेशा शून्य होता है। इसे संधि का नियम भी कहते हैं, नोट करें। संधि का नियम भी कहते हैं। हम जानते हैं परिपथ में धारा अदिश राशि होती है, परिपथ में धारा अदिश राशि होती है, मैं यह बिंदु साफ कर देना चाहता हूँ। धारा अदिश राशि होती है, धारा घनत्व सदिश राशि होती है, कृपया अलग से नोट कर ले इसे। धारा अदिश राशि होती है, धारा घनत्व सदिश राशि होती है। अतः किसी परिपथ में धारा अदिश राशि होती है, अतः किसी दिए गए संधि बिंदु पर, अतः किसी दिए गए संधि बिंदु पर, अतः किसी दिए गए संधि बिंदु पर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को संधि बिंदु यानी नोड पॉइंट से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाए तो किसी भी संधि पर बिंदु नोड, किसी भी नोड या संधि बिंदु पर धाराओं का सदिश योग शून्य होता है। यानी इसे हम गणितीय रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात समेशन i बराबर 0। यहाँ पर i, छोटा सा i लिख देता हूँ। इस i का मान जितना हमें दिया गया हो, 4 धारा हो तो i का मान 4 होगा। अब इस नियम का हम भौतिक महत्व लिखेंगे। इसे अगर हम उदाहरण के जरिए भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक संधि बिंदु बना रहा हूँ। यहाँ पर ये कोई संधि बिंदु है B मान लेते हैं। इस पर I1 धारा आ रही है। ये संधि बिंदु के बाद I2 और I3 अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। तो B बिंदु पर
सभी धाराओं का बीजीय योग, सभी धाराओं का सदिश योग 0 होगा। आने वाली धारा को अगर मैं धनात्मक ले लूँ +I1 आ रही है, जाने वाली धारा को मैं ऋणात्मक ले लूँ -I2 और -I3, ये इसका सदिश योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। न्यूमेरिकल हल करने के लिए हम इस नियम को हमारी बोलचाल की भाषा में सीधा सा अर्थ भी लेते हैं। आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। मैं अलग से शॉर्ट में लिख देता हूँ, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यही संधि का नियम है जिसे किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं। कोई भी संधि बिंदु हमारे परिपथ में आ सकता है। उस संधि बिंदु के लिए हम आने वाली धाराओं का योग कर दें और बराबर का चिन्ह लगा करके उस संधि बिंदु से दूर या संधि बिंदु से गुजर कर जाने वाली धाराओं को योग कर दें, तो वह योग बराबर आएगा किसके अनुसार? किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार। ये इसका गणितीय रूप है। इसका हम इस नियम का भौतिक महत्व है, इसका भौतिक महत्व नोट करें अलग से। इस नियम का क्या भौतिक महत्व है भाई? यह नियम हमें आवेश संरक्षण का नियम भी देता है। यह आवेश के संरक्षण का नियम है। यह आवेश के संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी संधि बिंदु पर न तो आवेश का स्रोत होता है ना ही आवेश का सिंक होता है, अर्थात संधि बिंदु न तो आवेश का स्रोत होता है न तो आवेश का स्रोत होता है, न ही सिंक। ये इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस है किरचॉफ के धारा के नियम का। एक बार दोबारा से ध्यान दें, किरचॉफ का धारा का नियम है, इसे हम शॉर्ट में KCL किरचॉफ करंट लॉ या रूल ऑफ नोड भी कहते हैं, यानी संधि का नियम। और एक अलग से नोट करें, धारा अदिश राशि होती है जबकि धारा घनत्व है जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J, और धारा घनत्व है सदिश राशि होती है। किरचॉफ ने यह कहा था किसी दिए गए संधि बिंदु पर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाए तो किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का सदिश योग 0 होता है। यह नियम हमें आवेश के संरक्षण के नियम के तुल्य है, यानी संधि बिंदु ना तो आवेश का स्रोत होता है और ना ही सिंक। इसे हम न्यूमेरिकल हल करने के लिए बार बार प्रयोग में करेंगे। उस समय हम लिखेंगे आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी आने वाली धाराओं के योग के बराबर जाने वाली धाराओं का योग किसी भी संधि बिंदु के लिए होता है। उसके बाद हम किरचॉफ का अगला नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ ने दूसरा नियम दिया था किरचॉफ का वोल्टता का नियम।
अगला है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। इसे KVL कहते हैं। हेडिंग लगाई किरचॉफ का वोल्टता का नियम। इसे पास का नियम भी कहते हैं, यानी लूप। पास लूप को कहते हैं। इसे पास या लूप का नियम भी कहते हैं। देखिए, यदि किसी एक लूप में हम एक निश्चित दिशा में चलें तो शाखा या शाखा के भाग में धारा की दिशा व चलने की दिशा समान हो तो विभवांतर धनात्मक और अन्यथा ऋणात्मक माना जाए। ये हमें इस नियम को कथन लिखने के लिए ये मानना पड़ेगा कि हम किसी एक लूप में हम एक निश्चित दिशा में चलेंगे तो किसी भी शाखा या शाखा के भाग में आने वाली धारा की दिशा और चलने की दिशा, हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा अगर समान हो तो विभवांतर को धनात्मक अन्यथा ऋणात्मक लेंगे। यदि धारा की दिशा हमारे चलने के विपरीत हो तो एक बंद परिपथ या लूप में सभी शाखाओं या उसके भागों के विभवांतर का सदिश योग 0 होगा। नोट करें इसका कथन। यदि किसी एक लूप में हम एक लूप लेंगे, हम एक निश्चित दिशा में चले तो शाखा या शाखा के भाग में शाखा के भाग में धारा की दिशा व चलने की दिशा समान हो तो वह चलने की दिशा समान हो तो विभवांतर धनात्मक माना जाए। हो तो हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा समान हो तो विभवांतर को धनात्मक माना जाए। दूसरी शर्त यह है, यदि धारा की दिशा चलने की दिशा के विपरीत हो तो चलने की दिशा के विपरीत हो तो एक बंद परिपथ या लूप में
एक बंद परिपथ मान लेते हैं या लूप, बंद परिपथ ही लूप होता है, में सभी शाखाओं या उनके भागों के विभवांतर का सदिश योग शून्य होता है। देखिए भाई, यानी इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन vi बराबर 0। हमने एक चित्र बनाया था का, वही चित्र मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। हमने ये एक चित्र बनाया था समझने के लिए। ये प्रतिरोध है, इसका नाम है R1 और इसमें प्रवाहित धारा है I1। ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी का विभवांतर V है और ये एक संधि बिंदु है B A। इसके बाद यहाँ पर हमने एक प्रतिरोध जोड़ रखा है, उस प्रतिरोध का नाम है R2, इसमें प्रवाहित धारा है I2। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का नाम है R3, इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा है I3। यहाँ पर एक संधि बिंदु है E, यहाँ पर एक प्रतिरोध है, उसका नाम है R4। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का मान है R5। यहाँ पर एक प्रतिरोध का मान R6 है। इस बिंदु का नाम है C, इस बिंदु का नाम है D, इस बिंदु का नाम E, इसका नाम है F, इसका नाम है G, इसका नाम है H। यहाँ पर प्रवाहित धारा है I4, यहाँ पर है I5। अब मैं इस लूप के लिए किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिख रहा हूँ। देखिए, धारा की दिशा व चलने की दिशा समान हो तो विभवांतर को धनात्मक माना जाए और अन्यथा ऋणात्मक माना जाए, अन्यथा ऋणात्मक माना जाए। अब मैं इसके लिए KVL लगाता हूँ, यानी किरचॉफ का वोल्टता का नियम इस लूप के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। मैं ये एक लूप लेता हूँ, आपको एक लूप दिखाई दे रहा है ABCDA, यहाँ पे लिख रहा हूँ लूप ABCDA के लिए, इस लूप के लिए लगाएंगे वोल्टेज AB का प्लस वोल्टेज BC का प्लस वोल्टेज CD का प्लस वोल्टेज DA का 0। वोल्टेज AB का है मान I1 R1, ये पॉजिटिव लेंगे धारा की दिशा में। VBC का मान I2 R2 और VCD का मान 0। CD को देखिए, हम धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा विपरीत होने के कारण, और VCD के बाद VDA का मान होगा -B, यहाँ पे देखिए -V, और इसका मान 0 ये है। इसी प्रकार आप अन्य लूप के लिए इस चित्र में, इस लूप के लिए और इस लूप के लिए भी KVL को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर VCD की जगह 0 क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिए 0 होगा, स्वाभाविक है। इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।